नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम उत्तर प्रदेश का स्टैटिक जीके कवर करने वाले हैं और ये पहला पार्ट है जिसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इंग्लिश मीडियम की ये सीरीज है, बाइलिंगुअली एक्सप्लेन किया जाएगा टेबुलर फॉर्म में, या आप कह लीजिए कि लिस्टिंग के फॉर्मेट में से हम देखने वाले हैं ताकि आप एक बेहतर रिवीजन कर पाए। क्योंकि पैराग्राफ में अगर फैक्टों को आप देखेंगे तो ये सारे फैक्ट आपको छिपे हुए दिखाई देंगे, कायदे से रिवाइज नहीं हो पाएगा और साल भर जो कुछ आपने पढ़ रखा है उसको एग्जाम से अब चंद दिनों पहले एक बार पूरे समग्र दृष्टि से देख लेना आवश्यक होता है। तो आप यहाँ से वो काम कर सकते हैं। एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 2 नंबर यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। ये तीसरा नंबर भी है, आप संपर्क कर सकते हैं। आइए देखते हैं। ये टेबल बनी हुई है और इस टेबल में आप देखिए एक तरफ नेम्स ऑफ उत्तर प्रदेश दिया है, फिर उसकी कैपिटल दी हुई है। ऐसे ही जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पहले दी हुई है। तो उत्तर प्रदेश जो हम नाम सुनते हैं या देखते हैं तत्काल में, ये हमेशा से नहीं रहा है। एक पीछे का जो समय था, मतलब ये 1836 और इसके आसपास, और फिर आगे का जो टाइम है उसमें लगातार इसके नामों में परिवर्तन हुआ है और इसके आकार में भी परिवर्तन हुआ है। तो देख लीजिए, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ये कब से कहा जाने लगा? 1836, 1836 के समय से पहला। उसके बाद देखिए नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस आगरा एंड अवध, ये कहा जाने लगा 1877 से। यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध ये कब से था? तो सिंस 1902। और यूनाइटेड प्रोविंसेस ये संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस के तौर पे कब से कहा जाने लगा? तो 1837, 1837 में इसे कहा गया यूनाइटेड प्रोविंस। इसके बाद उत्तर प्रदेश जो नाम है ये पड़ा है 1950 में, आज़ादी के बाद जब संविधान अपना बनकर तैयार हो गया और लागू होने वाला था तो उससे 2 दिन पहले इसे कहा गया उत्तर प्रदेश, ठीक है। 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ, मतलब बाकायदा उसे घोषित किया गया कि भाई अब संविधान यानी गणतंत्र का शासन, जनता का शासन होगा और उसके लिए एक कानूनी किताब होगी जिससे कि सारे नियम कायदे चलेंगे। तो उससे पहले यानी 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के नाम से इसे बुलाया गया और वही नाम अभी तक चल रहा है। कैपिटल शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो लखनऊ इसकी शुरुआती कैपिटल नहीं है। पहले शुरुआत में आगरा था और ये 1836 से थी। उसके बाद प्रयागराज बनी 1858 में। आप जानते ही हैं कि 1857 में रिवॉल्ट हुआ था, मतलब उसको पहला इंडिपेंडेंस का वार भी कहा जा सकता है। तो उस समय का जो दौर है, मतलब उसके बाद सत्ता में जो ब्रिटिश सत्ता थी उसमें आमूलचूल परिवर्तन हुए थे, क्राउन का शासन लागू हो गया और जो कंपनी रूल था उसको समाप्त कर दिया गया। तो तमाम बड़े बड़े परिवर्तन हुए। उसके बाद जो कैपिटल बनी वो प्रयागराज थी और अंततः 1921 में ये टेम्पररी तौर पे लखनऊ को बनाया गया। मतलब 1921 से जो आगे का समय है उसमें टेम्पररी तौर पे लखनऊ को बनाया गया। और परमानेंट कब से बनी? तो 1935 से। ये पूछा जा सकता है कि परमानेंट इसको लखनऊ को कैपिटल कब घोषित किया गया, तो वो तारीख आपकी 1921 नहीं है, 1935। अब यहाँ देखिए फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इन द नेम ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये 24 जनवरी 1950 का ही टाइम है, यहाँ आप वैसे भी देख चुके हैं, उसी चीज़ को यहाँ अलग करके बता दिया गया। और रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट ये कब होता है? तो ये 1 नवंबर 1956 में होता है। पार्टीशन कब होता है? तो पार्टीशन इसका हुआ था उत्तराखंड राज्य, मतलब उत्तरांचल के रूप में ये पहले उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था और उत्तरांचल के रूप में ही ये उत्तर प्रदेश से अलग हो जाता है, एक अनदर स्टेट के तौर पे सेपरेट हो जाता है। बाद में इसका नाम चेंज होकर उत्तराखंड हो जाता है। तो ये हिमालयी अंचल जो कि उत्तर प्रदेश का एक कीमती अंग था वो इससे अलग हो जाता है। तो 13 डिस्ट्रिक्ट जो थे वो यहाँ से निकल जाते हैं, मतलब यूपी से काट लिए जाते हैं और एक नए राज्य का गठन होता है। स्टेट लैंग्वेज हिंदी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये कब से है? तो 1947 से है, मतलब अक्टूबर का जो समय था वहाँ से। और उर्दू को बनाया गया है सेकेंड स्टेट लैंग्वेज 1989 से। स्टेट एनिमल आपका स्वैम्प डियर है जिसको कि हम 12 सिंघा कहते हैं। इसके सिंग काफ़ी सुंदर होते हैं। और सारस जो क्रेन सारस है वो स्टेट बर्ड है। स्टेट ट्री आपका सीता अशोक है। अशोक की भी 2 मोटे तौर पे वैरायटी हम देखते हैं। एक गार्डन ट्री होता है, मतलब गार्डन अशोक होता है जो कि क्रिसमस ट्री जैसा ही छोटे आकार का होता है। उसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं होता है, उसको काट छाँट कर ऐसे गुलदस्ते जैसा लोग शो पीस के लिए लगाते हैं। लेकिन जो सीता अशोक होता है वो जाइंट शेप का होता है, काफ़ी लंबा और ऊंचा होता है। अगर उसकी वृद्धि को रोका ना जाए तो वो बहुत ऊंचे साइज़ का होता है, मतलब अच्छी खासी हाइट होती है और घनापन भी उतना ही ज़्यादा होता है। उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो धूल को एब्जॉर्ब कर लेता है, जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं। उसकी पत्तियों की बनावट ऐसी होती है कि अपने अंदर उसको सोख के रखता है और एक साउंड मफलर का काम करता है, मतलब आवाज़ को भी ये रोकने का काम करता है। जो ध्वनियाँ होती है ना, जैसे शोर शराबा हो रहा है, जो नॉइज़ पॉल्यूशन है, तो उसको ये एब्जॉर्ब करता है, कम करता है। इसके अंदर वो कैपेसिटी ज़्यादा होती है।
तो ये अच्छा पेड़ है, पर्यावरण के लिहाज से अच्छा है। तो वो सीता अशोक जो है वो हमारा स्टेट ट्री। स्टेट फ्लावर जो है वो पलाश है, इसको टेसू भी कहा जाता है, बकुल भी कहा जाता है, संस्कृत में इसको बकुल कहते हैं, पलाश ऐसे हिंदी में बोलते हैं। और इसे जंगल की आग भी कहते हैं, फॉरेस्ट फायर कहते हैं। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये फूलता है, इसमें फूल लगता है, बसंत का मौसम जो स्प्रिंग सीजन होता है, तो पूरा जंगल ऐसा लगता है कि उसमें फॉरेस्ट फायर एक्टिवेट हो गई है, मतलब जल रहा है वो। ये लाल लाल रंग के फूल, और लाल रंग भी कैसा, तो जो फायर का रंग होता है, मतलब फायर का कलर होता है ऑरेंज लिए हुए लाल, वैसा इसका लाल रंग होता है। तो देखने में ऐसा ही लगता है कि दूर से आग लगी हुई है, नज़दीक जाइए तो ऐसा लगेगा कि इतने सारे पेड़ हैं और इसमें फूल लगे। तो ये काफ़ी खूबसूरत होता है। इससे नेचुरल जो हर्बल कलर हैं वो भी प्राप्त किए जाते हैं। और इसकी पत्तियां जो हैं उससे दोना पत्तल, जो टेम्प्रोरी खाने वाली प्लेट होती हैं, मतलब नेचुरल प्लेट होती हैं, वो बनाई जाती हैं। आजकल तो थर्माकोल की प्लेट चल रही हैं, लेकिन जो पत्तियों से बनने वाले दोने इत्यादि होते हैं उसमें इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी पत्तियाँ काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं। तो ये पलाश का पेड़ है जो कि हमारा स्टेट ट्री है। स्टेट फ्लावर, माफ़ कीजिएगा, स्टेट फ्लावर है पलाश का जो फूल है। इसके बाद देखें आगे, इम्बेलम ऑफ उत्तर प्रदेश। तो एक सर्किल का शेप है, चारों ओर से सर्किल में स्पेस चूज़ की है, उसके अंदर एक पॉल वेबी जो शेप है वो दिखाई देता है। मतलब वो 3 नदियों का असल में प्रतीक है, गंगा, यमुना, सरस्वती। और इन चीफ जो केंद्र है वहाँ पे क्या चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, तो एक बो है और एक एरो है, मतलब तीर धनुष है, जो कि अयोध्या के शासक भगवान राम का प्रतीक है। और नीचे बेस जो है वहाँ पे 2 फिशेज़ हैं, जो कि मुस्लिम शासन जो अवध का है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। ये इसका मतलब है। जो स्टेट इम्बेलम है हमारा, उसको अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश शासन लिखा रहता है और उसके ऊपर ये सिंबल बना रहता है। तो उसमें जितनी भी चीज़ें हैं उनका अपना अपना महत्व है। अब यहाँ देखिए, जो स्टेट स्पोर्ट है वो हॉकी है। तो ये हमने यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर की है। अब ज्योग्राफिकल लोकेशन को अगर देखा जाए तो पहले हम एरिया देखेंगे, उसके बाद पूरे इंडिया में इसका प्लेस कौन सा है, कौन से स्थान पर है एरिया वाइज, उसको देखेंगे। तो एरिया टोटल यहाँ पर आप देखें, ये 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, अराउंड 7.33% ऑफ इंडियाज़ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। हमारे भारत देश का ये टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना कवर करता है, तो 7.33%, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एरिया वाइज हमारा प्रदेश बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, हालांकि इतना छोटा भी नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में एकदम से टॉप पोजीशन पे। तो एरिया हमने देखा। प्लेस इन इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया, तो 4th पोजीशन है। पहले नंबर पे राजस्थान है, आप जानते हैं एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, और चौथे नंबर पे हम लोग। और इसका जो शेप है वो वर्टिकल है, शेप वाइज अगर देखा जाए तो ये वर्टिकल है। लोकेशन अब देख लेते हैं। तो लोकेशन जब हम ग्लोब में देखते हैं तो हम 2 चीज़ों पर निगाह डालते हैं, दोनों इमेजिनरी यहाँ पे होते हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। किसी भी स्थान की सही दिशा या सही स्थिति को बताने के लिए ये दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है उसको अगर देखा जाए तो ये 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ तक है। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की अगर बात करें, यहाँ आप देख रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो 77 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का जो लॉन्गिट्यूड है वहाँ से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट या ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक फैला हुआ है। वैसे अगर हम पूरे भारत देश को देखें तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और लैटिट्यूड वाइज नॉर्थ लैटिट्यूड इस पे काम करेगा, और ईस्टर्न जो लॉन्गिट्यूड है वो इसमें अप्लाई होगा, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट जो सर्किल हैं उसके तौर पे, मतलब हाफ सर्किल या उसे सेमी सर्किल आप कह सकते हैं, उसके तौर पे लॉन्गिट्यूडनल लाइन में इसे डिवाइड किया गया है। तो ये हमने देखा यहाँ पे इसका लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। अब टोटल लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है ये तो हमने ग्लोब में पोजीशन देखी, लेकिन अगर इसके विस्तार को देखा जाए तो इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो कितना है, वो 7 डिग्री 36 मिनट है। और टोटल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है, तो ये 7 डिग्री 9 मिनट है। यहाँ आपने देखा लेंथ ऑफ उत्तर प्रदेश फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ इसकी लेंथ को नापें तो वो कितनी है, 650 किलोमीटर है। अब यहाँ लेंथ और विड्थ का किस प्रकार से हमने निर्धारण किया है, तो जो ज़्यादा है उसको लेंथ मान लिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 650 किलोमीटर है। और ब्रिड्थ जो है वो अगर देखी जाए तो उत्तर प्रदेश की नॉर्थ से साउथ में हम नापेंगे तो वो 240 किलोमीटर। लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे लार्जेस्ट एरिया कवर करता है यूपी में, और उसके बाद दूसरे नंबर पर है सोनभद्र, तीसरे नंबर पर हरदोई, और चौथे नंबर पर सीतापुर। ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसमें डिस्ट्रिक्ट्स का दिया हुआ है। और लीस्ट एरिया के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे छोटा एरिया है हापुड़ का, उसके बाद गाजियाबाद है, तब जाकर भदोही डिस्ट्रिक्ट है, और लास्ट में शामली है। यानी सबसे छोटे एरिया का कौन सा है, हापुड़ है। अब ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है प्रदेश के रेस्पेक्टिवली उनको भी देख लेते हैं। तो ईस्टर्न मोस्ट आपका बलिया है, और वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, शामली है। नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है, तो सहारनपुर है, और साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट को देखा जाए तो ये सोनभद्र है। डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडेड इन द नेशनल कैपिटल रीजन यानी NCR, मतलब जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उससे जुड़े हुए कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के, तो उसमें शामिल है गाजियाबाद, हापुड़ है, मेरठ है, गौतम बुद्ध नगर है, शामली है, बागपत है, और देखिए इसके अलावा बुलंदशहर है और मुजफ्फरनगर है। ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये NCR के अंतर्गत आते हैं।
इस पेज को छोटा कर लेते हैं और नीचे की टेबल को देखते हैं। यहाँ देखिए बॉर्डरिंग स्टेट्स जो दी हुई हैं उन्हें आप देखें और साथ में उत्तर प्रदेश का उसमें संदर्भ देखें। तो एक तरफ आप देखिए यहाँ टेबल में क्या लिखा हुआ है, द कंट्री विच बॉर्डरिंग उत्तर प्रदेश। तो एकमात्र नेपाल ही अपना बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश के साथ। और बॉर्डर शेयरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विद नेपाल, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट नेपाल के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं वो हम देखें तो उसमें पीलीभीत है जिला, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज। बॉर्डरिंग स्टेट्स को देख लेते हैं। ये तो हमने एक दूसरे देश को देखा, लेकिन जो हमारे ही देश के अन्य राज्य हैं उनके साथ हमारा यूपी जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो उसमें उत्तराखंड के साथ तो करेगा ही, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश के साथ करता है, हरियाणा राज्य के साथ हम बाउंड्री अपनी शेयर करते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, मतलब 8 स्टेट्स हैं और एक यूनियन टेरिटरी है जिसके द्वारा हम अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट, तो सबसे ज़्यादा स्टेट्स को छूने वाला जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे राज्य का वो सोनभद्र है। 4 स्टेट्स को ये टच करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। पहले ये 2 ही स्टेट्स को टच करता था, उसमें मध्य प्रदेश और बिहार आता, लेकिन अभी क्या है कि छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से और झारखंड बिहार से अलग हो चुका है, तो 4 हो गए हैं टोटल। यहाँ आपने देखा। अब उत्तराखंड राज्य के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करने वाले यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं, तो इसमें सहारनपुर राज्य है, नॉर्दर्न जो पार्ट है उसको देखेंगे, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, इसके अलावा आपका पीलीभीत भी इसमें आएगा और रामपुर है और बरेली है। ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये उत्तराखंड के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट सराउंडेड ऑन 3 साइड बाय मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो 3 तरफ से इस डिस्ट्रिक्ट को घेरे हुए है, तो ये आपका ललितपुर है। और हिमाचल प्रदेश के साथ स्मॉलेस्ट जो कॉमन बाउंड्री है वो यूपी शेयर करता है और सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है मध्य प्रदेश के साथ। ये कुछ फुटकर जानकारियाँ हम देख रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट्स टचिंग द बॉर्डर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बॉर्डर को टच करने वाले जिले कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश के, तो गौतम बुद्ध नगर है और गाजियाबाद। हिमाचल प्रदेश यहाँ पर क्यों दिया हुआ है, तो बताया गया है कि सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट विच टचेज इट्स बाउंड्री विथ हिमाचल प्रदेश। तो सबसे छोटी सीमा वैसे भी हमारी हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ लगती है और जो डिस्ट्रिक्ट हमारा इसके साथ अपनी बाउंड्री को साझा करता है वो है सहारनपुर। बॉर्डर शेयरिंग स्टेट्स विथ सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, तो सहारनपुर के साथ कौन कौन से स्टेट्स जो हैं वो अपने बॉर्डर को साझा करते हैं, इसमें हरियाणा है, उत्तराखंड है और हिमाचल हमने अभी देखा है। बॉर्डर स्टेट या बॉर्डरिंग स्टेट्स विथ सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, सोनभद्र के साथ किसका किसका बॉर्डर लगा है ये भी हम पीछे देख चुके हैं, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड और छत्तीसगढ़। इसके बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश विच टचिंग द बॉर्डर ऑफ बिहार, बिहार के साथ लगे हुए जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं उसमें महाराजगंज है, कुशीनगर है, देवरिया है, बलिया है, गाजीपुर जिला भी है, चंदौली भी है और यहाँ पर आप देखें सोनभद्र भी दिया हुआ है। इसे थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता है ताकि आपको देखने में सुविधा हो। अब देखिए बिहार के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करने वाले जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं उनके नाम हम देख रहे थे। नीचे आप देखिए मध्य प्रदेश के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं यूपी के रिस्पेक्ट में, तो आगरा है, इटावा है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज भी करता है, मिर्जापुर जो जिला है वो भी करता है, सोनभद्र का भी बॉर्डर मध्य प्रदेश से लगता है। तो टोटल 11 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इसके साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जो है ये मध्य प्रदेश के साथ, माफ़ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है और राजस्थान के साथ लगे हुए जो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं उसमें मथुरा का नाम आता है और आगरा का नाम आता है। अब यहाँ ये भी बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विच टचिंग द बॉर्डर ऑफ हरियाणा, तो हरियाणा के साथ कौन कौन से इसमें से हमारे डिस्ट्रिक्ट्स लगे हुए हैं, सहारनपुर है, शामली है, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। अब देखिए द वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ उत्तर प्रदेश आर बॉर्डर्ड बाई हरियाणा, राजस्थान एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और साउदर्न बॉर्डर्स जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको टच करता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य। हरदोई शेयर इट्स बॉर्डर विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये तो हमने बाहर वालों के साथ अपना टच देखा कि कहाँ से कौन सा बॉर्डर किससे छू रहा है, लेकिन अंदर अगर हम जिलों की ही बात कर लें तो हरदोई डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के साथ अपनी बाउंड्री को या अपने बॉर्डर को शेयर करता है। कुल मिलाकर 8 जिलों के साथ ये लगा हुआ है। और बदायूं शेयर इट्स बॉर्डर विद 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, हरदोई ही सर्वाधिक बार मतलब सर्वाधिक अपने बॉर्डर को शेयर करता है, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे बदायूं। आगे बढ़ते हैं, अगर विकल्प में आपका हरदोई नहीं दिया रहेगा तो आप बदायूं को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को आंसर के तौर पे चुनेंगे। अब यहाँ जो टेबल बनी हुई है उसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हम देखने वाले हैं, यानी ODOP की बात हो रही है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें एक तरफ जिले का नाम दिया है, दूसरी तरफ प्रोडक्ट का नाम दिया है, साथ में उसका चित्र दिया है ताकि आप उसे बेहतर तरीके से समझ पाएँ। कई बार ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा जिलों के एक ही समान प्रोडक्ट होते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो एक से ज़्यादा जिलों का हो सकता है। ये नाम भले ही है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, लेकिन हर जिले का प्रोडक्ट बनाने का अपना कुछ विशेष तरीका होता है, या हर जिले में बने हुए जो प्रोडक्ट हैं सेम प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए कालीन जो है वो कई जिलों में बन रहा है, तो उनकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती है, तो इस वजह से उसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में अलग अलग डाला गया है। ये इसके पीछे पर्पज़ होता है।
तो देखिए आगरा का जो है वो लेदर प्रोडक्ट्स है, यहाँ हिंदी अंग्रेजी दोनों में दिया है, तो आप अपनी भाषा के हिसाब से देख सकते हैं। देखिए ये वाला दिया है लेदर प्रोडक्ट्स जो है, ये आगरा को इसके लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाला जो रजिस्ट्रेशन है वो प्राप्त हुआ है। अमरोहा के लिए यहाँ देख रहे हैं आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ढोलक वगैरह दिखाई दे रही है, और भी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इनके मतलब यहाँ पर बनते हैं। अलीगढ़ में ताले और हार्डवेयर का काम होता है, मतलब लॉक्स बनते हैं, हार्डवेयर जो सामान है वो भी बनता है यहाँ पे। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग, इसमें देसी घी बनाने का जो काम है इसमें औरैया को मिला हुआ है ODOP का जो सर्टिफिकेट है वो। जौनपुर डिस्ट्रिक्ट को देखिएगा, ये ऊनी कालीन जो वुलन कारपेट होता है जिसे कि दरी कहा जाता है, सामान्य बोलचाल में हम कहते हैं कि दरी बिछा दो, तो वो जो दरी है उसको बनाने में जौनपुर राज्य जो है वो काफ़ी आगे रहता है, और इसलिए जौनपुरी दरी काफ़ी अच्छी होती है, कभी आप इसे देखिएगा। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत इसको लाया गया है। यहाँ आप इसका एक नमूना देख पा रहे हैं, काफ़ी कलात्मक होती है। झांसी जिला जो है ये सॉफ्ट टॉयज़ के लिए, यहाँ आप देखें, यहाँ एक बंदर दिखाई दे रहा है आपको। और कौशाम्बी जो है ये फूड प्रोसेसिंग में बनाना के लिए, मतलब बनाने से संबंधित जो मतलब केले से संबंधित जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर बनते हैं, और इसके लिए इसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का खिताब मिला हुआ है। इसके बाद आप देखें कन्नौज को इत्र के लिए, परफ्यूम के लिए जाना ही जाता है, इसको अतर भी बोलते हैं, इत्र भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। आजमगढ़ को देख लीजिए, ब्लैक पॉटरी के लिए फेमस है, काले काले बर्तन आपको दिख रहे हैं। और कुशीनगर में आप देखें बनाना फाइबर प्रोडक्ट, ये मतलब इन्हें ODOP के अंतर्गत शामिल किया गया है। टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए अम्बेडकर नगर, यहाँ आप क्रम से देख पा रहे हैं। और कानपुर देहात जो है ये एल्यूमिनियम के जो यूटेंसिल्स हैं उनके लिए, एल्यूमिनियम के बर्तनों के लिए। अमेठी को देख लीजिए, मूंज के प्रोडक्ट्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, और हालांकि मूंज का जो प्रोडक्ट है वो कई जिलों में बनता है, जैसे कि गाजीपुर, मऊ, यहाँ पर भी बनते हैं। ठीक है, पूर्वांचल में मूंज के जो उत्पाद हैं, और प्रायः इसको जो घर की महिलाएं हैं वो बनाया करती हैं। काफ़ी सुंदर सुंदर टोकरियाँ होती हैं, जैसे कि आप यहाँ नमूने के तौर पे देख पा रहे हैं। ये एक नमूना भर है, कई तरह की कलात्मक डिज़ाइन उसमें बनाई जाती है। तो ये मूंज प्रोडक्ट के लिए इसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है। कानपुर नगर के लिए लेदर प्रोडक्ट्स, और अयोध्या का गुड़ जैगरी जो है। इसके अलावा कासगंज का जरी जरदोजी, अभी जरी जरदोजी जो आप देख रहे हैं ये कई जगह आप देखेंगे, यहाँ देखिए बदायूं वाले में भी। तो जरी जरदोजी उत्पाद जो है ना, ये प्रोडक्ट अलग अलग ढंग से अलग अलग जिलों में बनाया जाता है, हर प्रोडक्ट की अपनी एक विशेषता है, इसलिए इसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में अलग अलग दिखाया गया है। लखीमपुर खीरी का अपना ट्राइबल क्राफ्ट है, यहाँ आप देख पा रहे हैं, अलग अलग ढंग का है, पर्स बना है, हैट बना हुआ है। और बागपत में देखें तो होम फर्निशिंग का सामान, ललितपुर का जरी सिल्क वाली जो साड़ियाँ होती हैं वो सब। बहराइच का वीट स्टाल, मतलब जो हैंडीक्राफ्ट गेहूं के डंडी से बनते हैं, जैसे गेहूं का पौधा होता है ना, वीट का पूरा क्रॉप जब हम लगाते हैं तो उसमें एक पूरा पौधा होता है, उसके ऊपर बालियाँ लगती हैं, और उसी को हम ग्रेन के तौर पे यूज़ करते हैं, उसी को काट लेते हैं। बाकी जो डंठल है उसका क्या करें, तो उससे भूसा वगैरह तो निकाल लिया, लेकिन जो बचा हुआ डंठल है उससे ये प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। हैंडीक्राफ्ट होता है, काफ़ी अच्छा देखने में होता है। इसके अतिरिक्त आप देखें चिकनकारी और जरी जरदोजी का जो काम है वो लखनऊ में भी होता है, तो ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में इसको शामिल किया गया है। इसके बाद और है नीचे बरेली को देख लीजिए, यहाँ भी जरी जरदोजी, लेकिन इसकी अपनी क्वालिटी है, अपनी विशेषता है। बिंदी के प्रोडक्शन के लिए, जिसको कि टिकुली भी कहा जाता है, उसके लिए बलियाँ, और देखिए कि कितनी कलात्मक ये टिकुलियाँ हैं। पहले के समय में जो बिंदियाँ होती थी उनको टिकुली कहा जाता था, अभी वाली जो है उनको बिंदी बोलते हैं। हालांकि दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन इनमें गोंद पहले से लगा रहता है, उसमें जो ग्लू होता था ना वो एक्स्ट्रा अलग से लगाया जाता था। मतलब टिकुली लोग अलग से खरीदते थे, जो कि स्टोन टाइप की होती थी, मतलब जैसे कपड़े में स्टोन जड़े जाते हैं ना, फेविकोल से चिपकाए जाते हैं, तो वैसे स्टोन्स अलग से मिलते थे, और उनको चिपकाने के लिए जो फेविकोल होता था या ग्लू होता था वो अलग से मिलता था। महिलाएं रोज़ लगाती थी, रोज़ शाम को उतार देती थी या उसको रख लेती थी, ऐसा होता था। चलिए अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे वुड क्राफ्ट के बारे में। तो ये बस्ती के लिए, मतलब बस्ती जिले को इसके लिए ODOP का खिताब मिला हुआ है। महोबा को देखिए, गौरा स्टोन क्राफ्ट के लिए इसको मिला हुआ है, और स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट के लिए मेरठ ये जाना जाता है, मतलब यहाँ पे उम्दा क्वालिटी के खेल के सामान बनते हैं। अब देखिए यहाँ बलरामपुर को क्रिकेट के बैट से लेकर कैरम बोर्ड की गोटियों तक ये सब कुछ उत्कृष्ट तरीके का मेरठ में बनता है। अब बलरामपुर को देखिएगा, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट जो है ये फूड प्रोसेसिंग में पल्सेस के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। दाल यहाँ की काफ़ी मशहूर है, और इसलिए इसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। ये जो आप दाल देख रहे हैं ना, ये तुअर की दाल नहीं बल्कि मसूर की दाल है, रेड कलर की आपको दिखाई दे रही। अब यहाँ देखिए भदोही, तो भदोही का कारपेट है। अभी कारपेट आप कई जगह देखेंगे, जैसे मिर्ज़ापुर का कारपेट, तो अपनी अपनी विशेषता है। कहीं कहीं क्या होता है कि कारपेट को ऐसे प्लेन बीन के उस पर ऊपर से पहले बाद में जो है वो एम्ब्रॉयडरी की जाती है, उसको बढ़िया उस पर डाई वगैरह लगा के उसकी चमक बनाने के बाद तब जाकर एम्ब्रॉयडरी करते हैं। और कुछ जगहों पे टपटेज बीनते हैं, मतलब उसमें एक सुई नुमा यंत्र होता है जिसको अंदर अंदर घुसाते हैं तो टिक टिक की आवाज़ आती है, तो उस ढंग का वेलवेट वाला, मतलब वेलवेट टाइप की फिनिशिंग वाला कालीन बनकर आता है। लेकिन ये जो भदोही कारपेट होता है इसमें पूरी बनावट में ही डिज़ाइन बुनी जाती है, ये इसकी विशेषता है, और इसको बीनने में ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए इसकी कीमत ज़्यादा होती है।
तो चलिए आगे देखते हैं। अभी बांदा वाला देख लीजिए, शजर स्टोन क्राफ्ट के लिए इसको यहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। मिर्जापुर का आप कालीन देखिए, ये वाला। इसके बाद मैनपुरी, ये तारकशी का जो आर्ट होता है, मतलब तार के सहारे एम्ब्रॉयडरी की जाती है और वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव वर्क होता है, काफ़ी कठिन होता है, तो उसके लिए इसे जाना जाता है मैनपुरी को। और मुरादाबाद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में शामिल किया गया है, किस वजह से? मेटल क्राफ्ट की वजह से। यहाँ पे आप एक बारहसिंगे का चित्र देख रहे हैं, मतलब स्टैचू देख रहे हैं। और देखिए बिजनौर को उसके वुड क्राफ्ट के लिए शामिल किया गया है। और इसके अतिरिक्त आप मथुरा को देखिए तो सैनिटरी फिटिंग, मतलब सैनिटरी फिटिंग में जितने भी प्रकार हो सकते हैं वो सब। और बाराबंकी में टेक्सटाइल प्रोडक्ट, मुजफ्फरपुर की भी जैगरी, अभी हमने जैगरी को पीछे भी देखा था। और सेरेमिक प्रोडक्ट जो है ये बुलंदशहर, इसको मतलब इन प्रोडक्ट्स के लिए बुलंदशहर को ODOP के अंतर्गत शामिल किया गया है। पावरलूम टेक्सटाइल, और इसे हैंडलूम टेक्सटाइल के नाम से भी कहीं कहीं आप देखेंगे। तो मऊ जिला जो है गाजीपुर से सटा हुआ है मऊ जिला, तो वहाँ मतलब उसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया। और वहाँ ज़्यादातर जो मुस्लिम समुदाय है वो इसी उद्योग से जुड़ा हुआ है और ये काफ़ी बड़े पैमाने पर फैला हुआ वहाँ पर उद्योग है। पहले क्या होता था, हाथ से बीनते थे, तो वो हैंडलूम होता था, मतलब लूम एक मशीन होती है जिसके सहारे ये वीविंग का काम किया जाता है। बाद में वही पावर लूम मतलब मशीन के सहारे चलने लगा, तो उसके जो सूत होते थे वो भी बारीक होते थे, बुनावट भी काफ़ी ज़्यादा मतलब उसकी फिनिशिंग अच्छी होती थी। तो ये है, काफ़ी अच्छा होता है ये। इसके हैंडलूम की जो साड़ियाँ होती हैं काफ़ी कीमती होती हैं, हालांकि लोकल लेवल पर कोई कद्र नहीं करता है, लेकिन बाहर इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए चंदौली, तो चंदौली में जरी जरदोजी और इसका अपना अलग पैटर्न है। पीलीभीत को आप देखें तो यहाँ पे फ्लूट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो बनते ही हैं पीलीभीत में, ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेले बाँसुरी ही बजाते रहते हैं, लेकिन बाँसुरी यहाँ की उम्दा होती है। और देखिए लकड़ी के खिलौनों के लिए चित्रकूट काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। और मूंज के प्रोडक्ट के लिए इलाहाबाद यानी प्रयागराज को जाना जाता है। और ये देखिए कितनी सुंदर टोकरी। अब देखिए देवरिया में डेकोरेटिव जो प्रोडक्ट हैं वो बनते हैं और ये सब हाथ से बने हुए होते हैं, इनकी ये विशेषता है। और आंवला के प्रोडक्ट जो है उनकी फूड प्रोसेसिंग के मामले में प्रतापगढ़ है, तो आंवला के प्रोडक्शन में ये नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट है वैसे भी यूपी का, इलाहाबाद का पड़ोसी जिला है। और ये आंवला का जितना भी प्रोडक्ट होता है, जैसे कि मुरब्बा है, अचार है, इस तरह की चीज़ें या कैंडी है, वो सब यहाँ से बनकर आती हैं, या यहाँ से आंवला सप्लाई होता है रॉ मटेरियल के तौर पे और इनका निर्माण होता है। अब इसके बाद देखिए इटावा, तो ये टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए, रायबरेली जो है वो अपने वुड या वुडन वर्क के लिए, और एंकल बेल्स यानी जो घुंघरू होते हैं, इसके अलावा बेल्स और ब्रास प्रोडक्ट, इन सब के लिए एटा को जाना जाता है। घंटियाँ बनाना और घंटियों के अलावा घुंघरू बनाना, तो घुंघरू घंटी एक ही साथ जुड़े रहते हैं, मतलब आप नाम लेते हैं दोनों साथ में आ जाते हैं राइमिंग की तरह से, तो उनके लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में शामिल किया गया है एटा को। इसके बाद आप फर्रुखाबाद को देख रहे हैं, तो फर्रुखाबाद जो है ये टेक्सटाइल प्रिंटिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ पे आप देखें कि किस प्रकार से एक ठप्पा है, लकड़ी का ठप्पा, उसको ऐसे पेंट या जो कलर है उसमें डुबो के और छपाई की जाती है। और विशेषता ये है कि ये जो ठप्पे लगाए जाते हैं ये काफ़ी ज़्यादा परमानेंट होते हैं, मतलब आसानी से उतरते नहीं और इनकी अपनी विशेषता होती है। इसके बाद आप देखें रायबरेली के नीचे यहाँ रामपुर डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो ये अपने पैच वर्क और एप्लिक वर्क के लिए जाना जाता है। जरी पैच वर्क भी यहाँ पे होता है। पैच का मतलब क्या है कि कपड़ा जो मेन है, मतलब मेन जो बेस या बेसिक क्लोथ है, उसके ऊपर से एक चकती जैसी लगाई जाती है। मतलब चकती का तात्पर्य है कि ऊपर से एक चाहे उसको एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा कह लीजिए या अलग से किसी और रंग का जो डिज़ाइन है वो उस पर सिल दिया जाता है, चिपका दिया जाता है, तो इस ढंग का होता है पैच। तो ये जरी के भी पैच हो सकते हैं या सिंपल जो एप्लिक वर्क है वो भी हो सकता है। तो इसके लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में शामिल किया गया है रामपुर डिस्ट्रिक्ट को। संत कबीर नगर यानी जो मगहर है, कबीरदास जी का ये निर्वाण स्थान है, तो ब्रॉस वेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। अब यहाँ देखिए ये छोटा सा जो मिनिएचर ब्रॉस वेयर है, मतलब ये आप देख रहे हैं डाइनिंग टेबल है कुछ हद तक, तो ये बनी हुई है, मतलब सजावटी सामान। आगे बढ़ते हैं, और भी हैं इसमें। देखिए फतेहपुर जो है ये अपनी बेडशीट और आयरन जो फैब्रिकेशन है उसके लिए जाना जाता है, मतलब इस तरह के जो वर्क्स हैं उनके लिए जाना जाता है। और शाहजहाँपुर जरी जरदोजी, एक बार फिर से, लेकिन यहाँ का जो काम है वो दूसरे ढंग का होता है, हर जिले की अपनी विशेषता है। फिरोजाबाद अपने कांच के प्रोडक्ट के लिए, मतलब ग्लास वेयर्स के लिए और कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। और शामली जो है ये लौह कला के लिए, मतलब लोहे से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं, जिसे जो क्रिएटिव वर्क होता है उसके लिए जाना जाता है। बाकी लोहे के उत्पाद तो हर जगह बनते हैं। और देखिए गौतम बुद्ध नगर ये रेडीमेड गारमेंट्स के लिए फेमस है, जबकि वुड क्राफ्टिंग के लिए फेमस है सहारनपुर। यहाँ के जो फर्नीचर है वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी के होते हैं, अच्छी क्वालिटी की लकड़ी होती है, प्लस उस पर जो कटिंग की जाती है, उसकी क्रैविंग की जाती है, वो भी काफ़ी अच्छे स्तर की होती है। श्रावस्ती जिला जो है ये जनजातीय शिल्प, मतलब जो वहाँ के ट्राइब्स हैं उनके द्वारा जो क्राफ्ट तैयार किया जाता है उसके लिए जाना जाता है। संभल डिस्ट्रिक्ट जो है वो अपने हैंडीक्राफ्ट के लिए जाना जाता है, इसमें हॉर्न बोन वाला जो क्राफ्ट है उसे हम ज़्यादातर देखते हैं। गोंडा डिस्ट्रिक्ट अपनी फूड प्रोसेसिंग, वो भी किस लिए, तो पल्सेस के मामले में, और एक पल्स नहीं कई तरह की दालों की प्रोसेसिंग के लिए जाना जाता है। सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट अपने काला नमक चावल के लिए जाना जाता है। अब आप काला नमक समझकर इसको ये मत समझिएगा कि चावल जो है वो कड़कनाथ मुर्गे की तरह से काले रंग का होता है, ऐसा नहीं है। काला नमक इस चावल का नाम है और इसकी सुगंध जो है वो बेजोड़ होती है।
अब देखिए यहाँ पे गोरखपुर, तो ये टेराकोटा मतलब मिट्टी के जो पकी हुई मिट्टी से बने हुए क्राफ्ट होते हैं उनके लिए जाना जाता है। सीतापुर जो है ये कारपेट यानी दरी के लिए जाना जाता है। मतलब कारपेट का ही एक पैटर्न है दरी। दरी को हमने अभी जौनपुर के रिस्पेक्ट में देखा है, तो सीतापुर का अपना है, वहाँ की दरी अलग ढंग की होती है। आपने देखा कि जौनपुर वाली दरी पर ना कलात्मक डिज़ाइन बनी थी, मतलब उसमें फूल पत्तियाँ बनी हुई थी उस ढंग का। यहाँ पे क्या है, ये प्लेन चेक वाली दरी है, धारियाँ बनी हुई हैं, तो इस ढंग की यहाँ पे बनती है। और हापुड़ डिस्ट्रिक्ट जो है वो अपनी होम फर्निशिंग के लिए जाना जाता है। सोनभद्र में कालीन कारपेट का काम होता है, और यहाँ का जो कारपेट है वो कुछ दुसुत्ती टाइप का है। दुसुत्ती एम्ब्रॉयडरी आप देखते हैं ना, तो उस टाइप का है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ देखिए हरदोई, तो हैंडलूम के लिए जाना जाता है, और सुल्तानपुर अपने मूंज प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। हाथरस को हींग के लिए जाना जाता है, और जरी जरदोजी के लिए फेमस है उन्नाव। यहाँ सबकी अपनी विशेषता है। हमीरपुर जूतों के लिए जाना जाता है, और इसके लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में इसको शामिल किया गया है। वाराणसी की बनारसी साड़ी है, जो कि सिल्क की बनी हुई होती है, प्योर सिल्क होता है, और जरी का जो उसमें काम होता है। तो प्योर बनारसी साड़ी अगर आप खरीदिएगा तो उसमें जो जरी होती है वो सही में सोने के तार से बनी होती है, मतलब उसकी चमक कभी भी फीकी नहीं पड़ती, और वो काफ़ी ज़्यादा कीमती होती है। और इनकी विशेषता क्या है कि इसमें पल्लू जो है वो एकदम से कंट्रास्ट होता है। ब्लाउज और पल्लू का जो कलर है वो बाकी साड़ी के बैकग्राउंड की तुलना में जस्ट अपोजिट रंग का होता है। जैसे ब्लू कलर की साड़ी है तो एकदम सुर्ख गुलाबी जो पिंक कलर है वो इसमें जो इसका आंचल है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इस ढंग का कंट्रास्ट यहाँ कलर कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए और ज़्यादा ये आकर्षक हो जाती है। इसके बाद आप देखें, हालांकि यहाँ बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट नहीं दिखाया है। जालौन में हस्त निर्मित कागज कला मतलब हैंडमेड जो पेपर आर्ट है उसके लिए इसे जाना जाता है। तो ये कुछ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत हमने डिस्ट्रिक्ट और उनके प्रोडक्ट्स को देखा। कुछ के सेम प्रोडक्ट थे लेकिन उनकी अपनी अपनी क्वालिटी है डिस्ट्रिक्ट वाइज। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी नई इन्फॉर्मेशन आगे दी हुई है। तो यहाँ आप देखें कि मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स दिए हुए हैं और लोकेशन उनकी दी हुई है साथ में कि उत्तर प्रदेश में वो कहाँ पर लोकेट करते हैं। पहले आप देखें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, तो ये आपका लखनऊ में, राजधानी क्षेत्र लखनऊ। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी लखनऊ में है, और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है मतलब औषधि अनुसंधान केंद्र जो है ये भी आपका लखनऊ में। इसके अलावा जो और चीज़ें लखनऊ में हैं उनको भी एक ही साथ देख लीजिए। मतलब ये है ना कि इसमें लोकेशन अगर कुछ इंस्टीट्यूट्स की या संस्थानों की एक जैसी है तो उनको एक साथ रखकर अगर देखा जाए तो आसानी से याद हो जाएंगे। अब यहाँ लखनऊ में ही है जुडिशियल ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ आप देख रहे हैं, और रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ये भी आपका लखनऊ में है, और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज ये भी लखनऊ में है। तो ये 6 आपने लखनऊ में देखे। अब यहाँ से शुरू करते हैं। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कानपुर में है। फिर आ गया इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका लखनऊ में है, और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी ये भी लखनऊ में है। जबकि इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये इज्जत नगर में है, माने बरेली में है, और वाराणसी में आपका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये आप देखिए। फिर देखिए सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट ये झांसी में है, और इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका झांसी में है। दोनों ही झांसी में है तो इनको आप एक साथ देखिएगा। अच्छा, अब इधर वाला भी पहले कवर कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखें इंडियन ग्रामीण स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका हापुड़ में है, माफ कीजिएगा, ग्रेन स्टोरेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये मैनेजमेंट भी करता है और रिसर्च भी करता है ग्रेन प्रोडक्शन पे, और टोटल ग्रेन्स की बात हो रही है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि किसी अनाज को हम अलग करके उस पर रिसर्च करते हैं। जो ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें सारे जितने भी प्रकार के अनाज हैं उनकी उन्नत नस्ल को बनाने पर काम किया जाता है। रिसर्च का मतलब यही होता है। तो ये हापुड़ में लोकेट करता है। इसके अलावा आप नीचे देखें लखनऊ फिर से आ गया, तो नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, तो ये आपका कहाँ पे है, लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स CIRG इसको कहा जाता है, तो ये जिसकी लोकेशन है ये मथुरा में है। बकरी अनुसंधान यहाँ किया जाता है। अब बकरियों की भी जो उन्नत नस्लें हैं उन्हें बनाने पर यहाँ काम किया जाता है। नोएडा में क्या है, तो यहाँ देखें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च, कैंसर के प्रिवेंशन और उस पर रिसर्च करने के उद्देश्य से इसको बनाया गया है। कैंसर आज भी रिसर्च का विषय है, क्योंकि कोशिकाओं के अंदर यानी जो हमारी सेल्स हैं उनके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा होता है तो कैंसर की नई सेल्स जन्म लेती हैं। मतलब ये कुल मिलाकर सेल का ही डिस्टर्बेंस है, चाहे वो रेडिएशन से हो या जिस भी वजह से हो, किसी और बीमारी की वजह से हो जाए। तो इस पर अभी रिसर्च जारी है, क्योंकि जितने भी जेनेटिकल बदलाव होते हैं उन पर अगर कायदे से रिसर्च कर लिया जाए तो हम इसकी सही तोड़ खोज सकते हैं। क्योंकि अभी जो इलाज हमारे पास है कैंसर का वो इस टाइप का है कि जब हम जो बीमार सेल्स हैं उनको मारते हैं तो उसके साथ जो स्वस्थ सेल्स हैं वो भी मर जाती हैं, तो शरीर कमज़ोर हो जाता है और ज़्यादातर पेशेंट उसको झेल नहीं पाते हैं, तो कैंसर में डेथ भी इसी वजह से होती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट जो है या इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ये प्रयागराज में है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका सहारनपुर में, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी यानी IICT ये आपका भदोही जिले में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल ये नोएडा में है, और नेशनल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है। यहाँ ध्यान दीजिएगा शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कानपुर में है, और शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में है। दोनों नामों में फ़र्क है, मतलब एक जगह पे चीनी पर शोध हो रहा है और दूसरी जगह गन्ने पर शोध हो रहा है।
इसके बाद देखें इज्जत नगर में क्या है, तो सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पे है इज्जत नगर में, यानी बरेली में। और देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च ये कानपुर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ये वाराणसी में है, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट ये प्रयागराज में है, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ये नोएडा में है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल ये भी आपका नोएडा में है। यहाँ देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट ये वाला आपका नोएडा में है, जबकि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इसका पहले क्या नाम था, तो सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो पहले क्या था, इसका नाम सिर्फ मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट था, जिससे ये पता लगता था कि सिर्फ ये आमों पर शोध करते हैं। लेकिन बाद में क्या नाम रख दिया गया कि सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, अब उसके अंदर बहुत सारे जो वेजिटेशन है वो आ जाएंगे। तो इनका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो लखनऊ में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ये भी लखनऊ में है। तो इसमें आप याद करने का या रिवाइज करने का बेहतर तरीका यही अपनाइएगा कि जितने एक जगह पर लोकेट करते हैं उनको एक साथ लिखकर याद करिएगा। अब यहाँ देखिए पार्क और सिटी दी हुई है उत्तर प्रदेश की, तो पार्क एंड सिटी और उसकी लोकेशन ये दिया हुआ है। पहले तो डिफेंस पार्क को देखिए, तो ये कानपुर में भी है, झांसी में भी है और लखनऊ में भी है, इनकी लोकेशन हमने देखी। नाइट सफारी पार्क आपका ग्रेटर नोएडा में है, यहाँ आप देख रहे हैं, और ये हमने देखा। इसके बाद एरोस्पेस पार्क आपका लखनऊ में भी है, कानपुर में भी है, आगरा, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर इन जगहों पर है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योर्स पार्क जो है ये कानपुर में, तो ये इंटरप्रेन्योरशिप के लिए काम करता है और प्लस रोजगार सृजन का भी मतलब जो प्रशिक्षण इत्यादि देने का काम है वो सब यहाँ से तो कानपुर में है। जागरूकता फैलाना मेन पर्पस होता है। पार्क में कुछ चीज़ें तो सिर्फ प्रदर्शनी के तौर पे होती हैं। इसके बाद आप देखें डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो ये जो कॉरिडोर है ये कहाँ पर है, अलीगढ़ में है, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये लखनऊ में है। रीजनल साइंस सिटी इसकी लोकेशन है लखनऊ, और इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है नोएडा को। यहाँ कुछ जो शहर हैं और ज़िले हैं उनके उपनाम भी दिए हुए हैं। इसके बाद देखें नॉलेज पार्क आपका ग्रेटर नोएडा में है। थीम पार्क ये टूरिज्म से रिलेटेड है, मतलब इसकी थीम जो है वो टूरिस्ट या टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है। आगरा में है ये। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद यहाँ आप देख रहे हैं, और मेडी सिटी जो है ये आपकी चकगंजरिया जो लखनऊ का है वहाँ पे स्थित है, मतलब मोटे तौर पे आप कहें तो लखनऊ। अब यहाँ पे निकिडा सिटी है, मतलब इसका फुल फॉर्म भी आप जानते रहिए कि निकिडा मतलब क्या होता है, न्यू इंटीग्रेटेड कानपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये कानपुर और उन्नाव के बीच में डेवलप हो रही है। अब यहाँ ये देखिए वेब सिटी कहा जाता है गाजियाबाद को, और प्लास्टिक सिटी के नाम से फेमस है औरैया। इसका जो डिबियापुर है, इसको दिबियापुर या डिबियापुर दोनों नामों से पुकारा जाता है, तो इसे कहा जाता है प्लास्टिक सिटी। और टॉय सिटी कहाँ पे है, तो ये ग्रेटर नोएडा है। एक एक करके आपने देखा, और भी है, इन्हें देख लेते हैं। तो लेदर पार्क ये फर्स्ट ऑफ इंडिया एंड उत्तर प्रदेश, ये कानपुर में है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसे आप देखें, मतलब बन के जल्दी ही तैयार हो जाएगा। और एग्रो पार्क जो है ये बाराबंकी और वाराणसी दोनों जगहों पर है। इसके साथ आप देखें एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, ये ग्रेटर नोएडा में है और आगरा में है, जबकि बुद्धा थीम पार्क आपका सारनाथ में है, मतलब वाराणसी में। सोलर सिटी प्रोग्राम ये आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद में है, और कानपुर में टेक्सटाइल और होजरी पार्क है। इसके अलावा साइंस पार्क आप देखें तो ये संडीला में है, संडीला मतलब हरदोई की बात हो रही है। और परफ्यूम पार्क और कहाँ पर होगा, कन्नौज में ही होगा। साइबर सिटी कानपुर है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो इंडिया का है वो नोएडा में है, और लायन सफारी पार्क जो है वो इटावा में। मेगा फूड पार्क ये जो बरेली वाला क्षेत्र है वहाँ पे है, जबकि ट्रोनिका सिटी को आपने देख लिया है। अप्रैल टेक्सटाइल पार्क मतलब टेक्सटाइल पार्क जो है ये ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में है, लोकेशन हमने देखी। अगली टेबल को देखते हैं। अब ये जो टेबुलर फॉर्म है इसमें हमें बताया गया है कुछ फैक्ट्स जो कि एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन हमारे यूपी में कितने हैं, ये टोटल 9 है। और किसान बही योजना की शुरुआत की गई थी 1992 में। किसान रथ योजना शुरू हुई थी 2010 से लेकर 2011 का जो समय था, मतलब सत्र था उस समय। चकबंदी योजना पहली बार आई थी 1954 में, और तब से न जाने कितनी बार चकबंदी हो चुकी है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क, ये अगर प्रदेश में देखी जाए तो उपलब्धता कितनी है, 371 ग्राम पर डे के हिसाब से थी। ये 2018-19 का बेस ईयर है, और 394 ग्राम पर डे इन इंडिया है, मतलब देश का जो यहाँ पे रेशियो है वो दिया हुआ है, साथ में प्रदेश का दिया हुआ है। इसके साथ आप देख रहे हैं स्टेट मिल्क बोर्ड जो है ये 1976 में स्टैब्लिश हुआ था। गोकुल अवार्ड स्कीम ये मिल्क प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है, इसे ध्यान दीजिएगा। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जोन जो है ये आगरा में है, पोटैटो के रिस्पेक्ट में, आलूओं का। और लखनऊ में मैंगो एक्सपोर्ट जोन है, जबकि सहारनपुर भी मैंगो एक्सपोर्ट जोन के अंतर्गत आता है। इधर वाले कुछ फैक्ट रह गए थे, जैसे कि किसान मित्र योजना है, ये 18 जून 2001 की है। और शारदा कैनाल जो है वो लार्जेस्ट कैनाल है अपने यूपी के रिस्पेक्ट में। ओल्डेस्ट कैनाल कौन सी है, तो ये ईस्ट यमुना कैनाल है, जो कि 1830 में बनी थी। और ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ये आपका 2009 का है। अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को देखिए, इंडस्ट्रीज़ दी हुई हैं और उनकी लोकेशन इत्यादि दी हुई है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये गाजियाबाद में है, और नंबर ऑफ ऑपरेशनल SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये कुल मिलाकर 13 हैं। और ये डाटा जो है ये 31 अक्टूबर 2020 तक का अपडेटेड है। इंडियन पॉलीफाइबर लिमिटेड ये आपका बाराबंकी में है। और विद्यानाथ आयुर्वेदिक मेडिसिन फार्म ये नैनी में है, नैनी मतलब प्रयागराज में।
हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड ये भी नैनी में है, और त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड ये भी आपका नैनी में है। तो नैनी एक इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पे प्रयागराज के बाहरी क्षेत्र में डेवलप हो रहा है। पहले ये पूरा जंगली एरिया हुआ करता था, नदी का कछारी इलाका, मतलब नदी का तट और ढेर सारे पेड़। अभी पेड़ों को काट काट कर यहाँ पे बड़े पैमाने पर फैक्ट्री और जो उद्योग हैं वो लगाए जा रहे हैं। इसके बाद आप देखें, यहाँ पे कहा गया मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, कानपुर को कहा जाता है नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर। और इसके बाद देखिए यहाँ पर त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड ये नैनी में था। ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री ये हजरतपुर में है, मतलब कानपुर में। यहाँ आप देखें भारत स्टील रोलिंग मिल, इसकी जो लोकेशन है वो मुजफ्फरनगर में है। रायबरेली में आपका रेल व्हील प्लांट है। और टाटा मोटर्स जो ट्रक का प्लांट है, टाटा के ट्रक काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं, मिलिट्री भी इनको इस्तेमाल करती है, तो जो टाटा के ट्रक का प्लांट है वो लखनऊ में है। यूरिया फर्टिलाइजर फैक्ट्री जिसको कि इफ़को कहा जाता है, ये आंवला में है। आंवला मतलब बरेली में इसकी लोकेशन है। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल जिसे आप कहते हैं, वो झांसी, वाराणसी और जगदीशपुर जो कि अमेठी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पर इसका जो केंद्र है वो अवस्थित है। और लार्जेस्ट इंडस्ट्री अगर देखी जाए, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री आफ्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर तो पहले नंबर पर है ही है, चाहे वो अपने देश में देखें या अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में देखें। सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो यहीं से जनरेट होता है। कहीं से कुछ नहीं मिला तो अंत में खेती बाड़ी पर आश्रित हो जाते हैं, वहाँ से अपना कम से कम खाने भर तो गुजारा कर ही लेते हैं। ज़मीन बहुत कीमती होती है और आने वाले समय में इसकी कीमत और ज़्यादा होगी। एक मुट्ठी गेहूं की कीमत एक सोने के आभूषण से कहीं ज़्यादा होगी। ऐसी स्थिति आएगी क्योंकि जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति है, मतलब उसकी फर्टिलिटी है, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और जो खेत है वो किसान बेच बेच कर या तो अपना ही घर बनवा ले रहे हैं, नहीं तो सरकार के हत्थे वो चढ़ जा रहे हैं, तो वहाँ पर सड़कें बन जा रही हैं। मतलब हर तरीके से जो ज़मीनें हैं वो गायब हो रही। और ऐसी स्थिति में आने वाला समय भयंकर है। तो ये जो एग्रीकल्चर है ना, ये एक तरह का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। आपने देखा होगा कि जब कोरोना का लॉकडाउन वाला टाइम पीरियड चल रहा था तो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, मतलब इंडस्ट्रीज़ में ताला लग गया था, लोग बर्बाद हो रहे थे, लेकिन किसान तब भी उतना दुखी नहीं था, सामान्य स्थिति में था। हालांकि कुछ चीज़ें जो बाहर से मंगाता था उसके लिए प्रभावित हुआ, लेकिन बाकी चीज़ों के मामले में वो कम से कम अपने लिए तो निश्चिंत था। ये हमने देखा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे रह गई थी, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, इसका जो केंद्र है वो भी लखनऊ में। तो चलते हैं आगे। पहले नंबर पर एग्रीकल्चर है, सेकंड पोजीशन जो है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के मामले में ये हैंडीक्राफ्ट की है। अब आगे देखिए, इसमें दिया हुआ है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जब ये देख लेंगे हम तो उसके बाद चलेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की ओर। तो पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे डेवलपमेंट और इस्टेब्लिशमेंट का ईयर दिया हुआ है साथ में। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव एसोसिएशन लिमिटेड, ये जो है ये कानपुर में स्थित है और 1952 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। जबकि यूपी स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, यहाँ आप देख रहे हैं, ये लखनऊ में है, 1958 का है, दोनों आपने देख लिया है। उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ये कानपुर में है, 1954 इसकी डेट है। और यूपी एक्सपो कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये लखनऊ में है, 1966 इसकी डेट है। अब यहाँ देखिए, ये प्रादेशीय इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है और इसकी जो लोकेशन है वो लखनऊ में है, 1972 इसका टाइम पीरियड है एस्टेब्लिशमेंट का। यूपी स्टेट लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन कहाँ पे है, तो आगरा में। इसके बाद स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये आपका कानपुर में है, 1961 इसका समय है। और लखनऊ में एक चीज़ और है, यह है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, 1974। तो ये तो हमने इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस को देखा। अभी जो अगली टेबल है उसमें हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को देखेंगे। तो शुरुआत नोएडा से करते हैं। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा है, गौतम बुद्ध नगर। और गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये उसी तर्ज पे बनी हुई है, इसको गीडा कहा जाता है। जिसे शॉर्टकट में हम कहते हैं ना नोएडा, वैसे ये गीडा है। और ये जो गीडा है ये गोरखपुर में है। सीडा ये जौनपुर का है, मतलब इसे आप कहें तो सथारिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको कि शॉर्टकट में कहते हैं सीडा, ये जौनपुर में है। इसके बाद ग्रेटर न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको कि ग्रेटर नोएडा कहा जाता है, ये गौतम बुद्ध नगर का है। और लीडा आपका लखनऊ का है, लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। और भदोही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को कहते हैं बीडा, और ये बीडा आपका भदोही जिले में। तो ये है आपकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश में। अब टूरिज्म रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि जानने आवश्यक है। इसमें पहले तो टूरिज्म डिपार्टमेंट की इस्टेब्लिशमेंट कब होती है, तो काफ़ी पहले हुई थी, 1956 में। और 1972 में डायरेक्टरेट जो टूरिज्म का है वो बनकर सामने आता है। 1974 में क्या होता है, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना होती है। और ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री टू टूरिज्म, ये फर्स्ट टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च होती है और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1998 का है। नई जो टूरिज्म पॉलिसी है वो आई है 2018 में। और हेरिटेज आर्क के तौर पे हम देखते हैं 3 शहरों को, इसमें आगरा, लखनऊ और वाराणसी को आप देख रहे हैं। द उत्तर प्रदेश हेरिटेज आर्क is a triangular network stretching from Agra to Lucknow and Varanasi in India, covering an area of about 700 किलोमीटर। इसका जो विस्तार है ना वो 700 किलोमीटर्स में फैला हुआ है। इसके बाद पेइंग गेस्ट स्कीम, ये टूरिज्म से रिलेटेड थी और ये 1994 की है। मैत्रेय प्रोजेक्ट, ये बुद्धिस्ट जो प्लेसेस हैं उनसे जुड़ा हुआ है, मतलब उनसे संबंधित, ये टूरिज्म वाला ही मामला है।
तो ये आपने देखा, मतलब उनका डेवलपमेंट करके वहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देना। इसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को में शामिल की जाती है, उसमें ताजमहल को शामिल किया गया था और ये समय था 1983 का। उसके बाद आगरा के किले को शामिल किया गया था 1983 में, फतेहपुर सीकरी को 1986 में, और प्रयागराज का कुंभ मेला जो कि बहुत पहले शामिल हो जाना चाहिए लेकिन सबसे लेट शामिल हुआ 2017 में। इसके बाद देखिए मान्यवर कांशीराम इंस्टीट्यूशन ऑफ या इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट, ये आपका चिन्हट में है, चिन्हट मतलब लखनऊ में है इसकी लोकेशन। अब मेजर कल्चरल, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं मेजर कल्चरल एकेडमी एंड म्यूजिक इंस्टीट्यूट, और उसका साथ में ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट वो भी दिया हुआ है। तो एक तरफ एकेडमी या इंस्टीट्यूट्स दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी लोकेशन और ईयर साथ में दे रखा है। पहले आप देखें ललित कला एकेडमी को, ये राज्य स्तरीय है, लखनऊ में इसकी लोकेशन है, 1962 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। मोतीलाल नेहरू चिल्ड्रन म्यूजियम, ये आपका लखनऊ में है, 1957 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ये साइड वाला आप देख रहे हैं। इसके बाद आप देखिए उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी, इसका पहले नाम था संगीत नाट्य भारती, यूपी के रिस्पेक्ट में, ये 1963 की है, नाम बाद में बदला गया है, लोकेशन इसकी लखनऊ है। इसके बाद आप देखें भारतेंदु नाट्य एकेडमी, ये लखनऊ में ही है, 1975। नेशनल कथक इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ का है। शास्त्रीय नृत्य का एकमात्र यही जो फॉर्मेट है ये अपने प्रदेश में विद्यमान है, बाकी जो है वो बाहर से आए हुए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल एंड फोल्क आर्ट कल्चर यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए था, ये लखनऊ में है, मतलब इसका जो इंस्टीट्यूशन है वो लखनऊ में। अब देखिए कॉलेज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये लखनऊ में है, 1911 इसका समय है। भारत कला भवन, ये वाराणसी में है, 1920 में इसे स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड, ये जो है चलचित्र निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। और क्लासिकल डांस, जो सोल क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश है उसको हम कथक कहते हैं, मतलब ये शास्त्रीय नृत्य का एकमात्र फॉर्मेट है जो कि अपने प्रदेश में अपने साबुत अवस्था में यानी ओरिजिनल फॉर्मेट में जिंदा है। और भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट ये स्थापित हुआ था 1966 में। इधर वाले साइड को देख लेते हैं, द वल्ली म्यूजियम ऑफ कुषाण एंड गुप्त एज कल्चर, ये मथुरा में है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ फेयर्स ये कहाँ पे लगते हैं, तो मथुरा में लगते हैं, कुल मिलाकर 86 मेले हैं। आगरा में बटेश्वर मेला लगा करता है, इसके अलावा सुलह कुल का फेस्टिवल ये भी आगरा का है। चरकुला डांस ये ब्रज रीजन में होता है, काफ़ी अच्छा डांस होता है, मतलब देखने योग्य होता है। और इन्वेंशन ऑफ तबला एंड सितार ये अमीर खुसरो ने किया था, और भी बहुत सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको इन्होंने खोजा था। अयोध्या, ये अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका अयोध्या में है, 1986 वाला। और जेपी जैन विद्या शोध संस्थान ये लखनऊ में है, ये 1990 का है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू एजुकेशन को देख लेते हैं। टूरिज्म को तो हमने देख लिया, एजुकेशन से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसमें पहले जानिए कि स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है 1981 में। और उत्तर प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज डिपार्टमेंट है ये स्टैब्लिश हुआ था काफ़ी पहले यानी 1958 में। उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन काउंसिल 1972 की है, और संस्कृत संस्थानम जो है वो 1976 का है। ये समय आप ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी मैच करने के लिए आ जाता है। उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च 1989 की है, और हिंदी इंस्टीट्यूट जो यूपी का है वो 1976 का है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये कानपुर में है, 1997 इसकी स्टैब्लिशमेंट का समय है। उर्दू वाज डिक्लेयर्ड सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज, तो 1989 में डिक्लेयर हुई थी। इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीजेज एंड जेके कैंसर इंस्टीट्यूट ये कानपुर में है। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ स्टेट बनारस अखबार, ये 1845 में पब्लिश हुआ था पहली बार। और यूपी रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च ये आपका सैफई में है, सैफई मतलब इटावा में है, 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था। और पहला उर्दू न्यूज़पेपर जो स्टेट का था वो था सरदल अकबर, और इसका जो समय है वो 1846 का है। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख जो फेयर्स हैं उनके नाम दिए हैं, और यूपी में वो लगते कहाँ पे है, लोकेशन दी हुई है। तो पहले तो हरिदास जयंती का जो मेला है वो लगता है निधिवन में, निधिवन और वृंदावन क्षेत्र जो है, मतलब मथुरा की बात हो रही है। और इसके बाद मुड़िया पुनाव मेला जो है ये आपका गोवर्धन में लगता है, और ये गोवर्धन है कहाँ पे, तो क्षेत्र है मथुरा का। आप जानते ही हैं गोवर्धन पर्वत उठाने वाला सीन, तो ये मथुरा वाले इलाके में ही है, मतलब जिला वही है। और पहले ये शूरसेन नाम के महाजनपद के तौर पे जाना जाता था, जो महाजनपद एरा थी उस समय। अब इसके बाद देवा शरीफ फेयर है, तो ये बाराबंकी में लगता है, मजार जो है देवा शरीफ की। इसके बाद यहाँ श्रृंगीरामपुर का जो फेयर है, और मकनपुर फेयर ये फर्रुखाबाद का है। सईद सालार फेयर जो है ये आपका बहराइच का है। ढाई घाट का मेला ये शाहजहाँपुर में लगता है। उत्तरायणी का मेला ये आपका बरेली में लगता है। और तिगरी मेला जो है ये अमरोहा का है, जबकि खारी झालू कार्तिक मेला जो लगता है ये कार्तिक के महीने में लगता है, इसलिए इसको कार्तिक मेला कहा गया। और कार्तिक के महीने में ज़्यादातर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के वहाँ मेले लगते हैं, मैदानी बेल्ट में ये परंपरा सी है। उसके पीछे एक रीज़न होता है, इस समय चूंकि बारिश बीत चुकी होती है और मौसम में हल्की हल्की ठंडक आ जाती है, काफ़ी खुशनुमा मौसम होता है, ना कड़कड़ाती ठंडी होती है और ना उमस वाली गर्मी होती है, ना एकदम से उमड़ता हुआ पानी होता है, सब कुछ एकदम से सम अवस्था में होता है, मॉडरेट होता है। तो ऐसे में लोग खुशियाँ मनाते हैं। नई फसल बोई जा चुकी रहती है और जो पुरानी फसल है वो कट के घरों में आ चुकी रहती है, तो किसानों का खुशियाँ मनाने का ये तरीका था। तो उस समय मेले लगते थे, लोग अपने काम धाम से खाली होकर मेले में आनंद लेते थे।
तो ये ग्रामीण जीवन था जिससे कि भारत की आत्मा जुड़ी हुई। तो ये मेले इसीलिए। अब देखिए इसके बाद आगे, तो यहाँ पे आपने देखा। अब इसके बाद चैत्र रामनवमी का मेला और कार्तिक और परिक्रमा मेला ये सब लगता है अयोध्या धाम में। तो रामनवमी का मेला भी कई जगहों पर लगता है, क्योंकि इस समय नवरात्रि का सीज़न रहता है, जो स्प्रिंग सीजन वाला नवरात्र है, मतलब जिसे वासंतिक नवरात्र कहा जाता है, वो इस समय आयोजित होता है और चैत्र मास का जो समय है उसी समय इसको मनाया जाता है। तो इसलिए जो दुर्गा पूजा है वो भी होती है, मतलब दुर्गा पूजा वो जो शारदीय नवरात्र में होती है आश्विन वाले महीने में, वही नहीं गर्मी वाले में भी होती है, तो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। प्लस देवी की पूजा ऐसे गाँव में भी होती है, जो कुल देवियाँ होती हैं उनको पूजा जाता है, जो नई फसल आई रहती है उसको उन्हें चढ़ाया जाता है, ये सब होता है। तो ये ग्रामीण परंपराएं, ये रिचुअल्स होते हैं, तो इस अवसर पर मेले लगते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए परिक्रमा मेला, ये फाल्गुन में लगता है होली वाले टाइम में। नैमिषारण्य जो सीतापुर वाला इलाका है वहाँ पे। कालिंजर मेला ये बांदा में लगता है। भाई कालिंजर दुर्ग आपको याद होगा, शेरशाह सूरी के छक्के छुड़ा दिए थे इसने। इसके बाद देखें यहाँ पे कजली फेस्टिवल है, और साथ में ये गोवर्धन नाथ जू फेयर, और साथ में ये चरखारी वाला मेला जो आप देखते हैं, ये सब महोबा का है, महोबा की विशेषता है। देवी पाटन मेला ये बलरामपुर का है। गोविंद साहब का मेला, आप इधर आ जाइए, इसे देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए गोविंद साहब का मेला ये अम्बेडकर नगर में लगता है। और खिचड़ी मेला, मकर संक्रांति वाला फेस्टिवल, अब ये भी कई जगह पे लगता है। ये आवश्यक नहीं है कि सिर्फ गोरखपुर दिया है तो बाकी जगहों पर नहीं लग सकता है। हालांकि गोरखपुर का काफ़ी पुराना और काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और ये जो खिचड़ी वाला फेस्टिवल है ना, इस समय लाल लाल वहाँ पे ऊख यानी जो शुगर केन होता है वो मिलता है। हालांकि ये गन्ने का परफेक्ट सीज़न नहीं है, गन्ने का ये सीज़न जो है ये बुआई वाला हो जाता है, लेकिन फिर भी उस समय लाल लाल गन्ने वहाँ मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रसीले होते हैं। अच्छा, इसके बाद रामायण मेला को आप देखें तो ये अयोध्या धाम, चित्रकूट और जो श्रृंगेश्वरपुर है उधर मनाया जाता है। सोरो फेस्टिवल या सोरो फेयर जो है ये कासगंज का है। झूला मेला, इसे श्रावण मंथ है उस समय इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। सावन के झूले आपको याद होंगे, तो सावन में झूले हर गाँव गिराव लगते थे, नीम के पेड़ों पर अक्सर लगते थे, और कहा जाता था कि पहले देवी को उसमें झूला झूलने दो, उसके बाद तुम झूलना, नहीं तो पटक देंगी। तो इस तरह की मान्यताएं थी। कुल मिलाकर बात यह है कि झूला वाली परंपरा अपने गाँव की संस्कृति ही है। तो ये झूला मेला है। इसके बाद आगे देखते हैं, ये यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं, ये दोनों जगहों का नाम दिया है। तो ध्रुपद मेला असल में एक्चुअली लगता है वृंदावन में। स्वामी हरिदास जो थे ना, वो ध्रुपद के महान गायक थे, मतलब उनसे बेजोड़ कोई नहीं हो सकता है। तानसेन और बैजू बावरा को उन्होंने ही सिखाया था, वो उनके टीचर थे। तो ये ध्रुपद को गायन करते थे और इनको सुनने वाले अपने ही मतलब उन्हीं के रस में खो जाते थे। तो ये ध्रुपद मेला वहीं पर आयोजित होता है, वृंदावन क्षेत्र जो निधि वन वाला एरिया है। वाराणसी में इसका सिर्फ एक समारोह जैसा होता है, जो संगीत समागम आप देखते हैं ना, संकट मोचन में एक आयोजित होता है वार्षिक तौर पे, तो वहाँ पे इसका गायन होता है, लेकिन परमानेंट तौर पे ये होता है वृंदावन में। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद विंध्याचल देवी का जो फेस्टिवल है, विंध्यवासिनी देवी का, तो ये मिर्जापुर में मेला लगता है। बहुत बड़ा मेला ये भी होता है और बड़ी ज़बरदस्त भीड़ होती है। 2 नवरात्र के जो सीज़न होते हैं, एक तो स्प्रिंग सीजन वाला और एक विंटर वाला, तो उस समय यहाँ पे बेहिसाब भीड़ उमड़ती है। वैसे तो हमेशा ही रहती है, और इस समय विंध्याचल कॉरिडोर बन रहा है। तो विंध्यवासिनी देवी एक ख्याति प्राप्त देवी है, और जो आता है वो सीधा मंदिर दर्शन करके नहीं जाता है, बल्कि पूरा ट्रायंगल वहाँ पे करता है, तब उसे तीर्थ माना जाता है। मतलब एक अष्टभुजा देवी, एक काली देवी, और उसके बाद फिर विंध्यवासिनी देवी। तो ये लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का रूप मानी जाती है। इसके बाद आगे देखते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण की जो बहन है योग माया, मतलब योग माया वहाँ बड़ी बहन के रूप में पैदा होती है, तो कंस उन्हें पत्थर पे पटक देता है मारने के उद्देश्य से, कि यही 8वां पुत्र है, मतलब पुत्र हो या पुत्री हो, यही मुझे मारेगी, तो पहले इसी को मार देते हैं। तो पत्थर पे पटकते ही वो हाथ से छिटक के बिखर जाती हैं, और उसकी जगह एक देवी प्रकट होती है जो कि कहती है कि तुम्हें मारने वाला तो कहीं और जा चुका है। तो वो जो उनके अंग बिखरे रहते हैं, वो जगह जगह जब गिरते हैं ना धरती पर, तो वहाँ ये शक्तिपीठ स्थापित हो जाते हैं, मतलब देवी के मंदिर। तो उसी में से विंध्याचल भी एक। इसके बाद आगे देखते हैं, एक असम में भी गिरा था, तो वहाँ कामाख्या मंदिर बना था। अब इसके बाद देखिए, लार्जेस्ट नंबर ऑफ फेयर आर हेल्ड इन, तो ये मथुरा में होते हैं। आपने देखा था इनकी संख्या कितनी ढेर सारी थी। और मिनिमम नंबर्स ऑफ फेयर कहाँ पे लगते हैं, तो पीलीभीत में लगते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो अपना पूरा भारत देश मेलों की भूमि है। मतलब इतने सारे मेले और इतने सारे फेस्टिवल हैं कि अगर रोज़ हम देखें तो रोज़ कुछ ना कुछ रहेगा। इसके बाद देखिए, महाकुंभ मेला, ये दुनिया का लार्जेस्ट फेयर है। मतलब बहुत बड़े तादाद में लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, और कहाँ कहाँ से आते हैं ये खुद अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। प्रयागराज में लगता है, और एवरी 12 ईयर 12 साल के अंतराल पर लगता है। इसके पीछे भी एक पौराणिक मान्यता है कि जब अमृत मंथन हुआ था, मतलब समुद्र को मथा गया था हिंद महासागर को, तो उसमें से अमृत का कलश निकला था, तमाम चीज़ें निकली थी, अमृत भी निकला था, जिसके पीछे ये मंथन हुआ था। तो जैसे ही वो निकलता है, वो सबसे काम की चीज़ होती है। तो राक्षसों को भी चाहिए थी और देवताओं को भी चाहिए थी। तो ये दानवों और देवताओं के बीच में खींचाखाची शुरू हो जाती है उस मटके को पकड़ के। तो आप कल्पना करिए कि किसी पानी से भरे हुए जग को आप 2 लोग मिलकर अगर खींचना चालू करें, तो उसमें से पानी की बूंदें बाहर छलकेंगी। तो ऐसा ही अमृत के साथ भी हुआ था। अमृत की बूंदें नीचे छलकती हैं, जमीन पर गिरती हैं, और जहाँ जहाँ गिरती हैं वहाँ वहाँ कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो उसी में से प्रयागराज भी एक जगह है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। महाराजा हर्ष के समय में इसको ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त होती है। यहाँ पे काकोरा फेयर है, ये बदायूं में लगता है। और इसके बाद देखिए, यहाँ
रामनगिया मेला ये बैंक ऑफ गंगा मतलब गंगा के तट पे लगता है और ये फर्रुखाबाद है। आगरा में लगता है बटेश्वर मेला, ये कैटल फेयर है और कैटल फेयर कई जगहों पे अपने देश में लगते हैं, जैसे सोनपुर का एक है सबसे बड़ा वाला। और ददरी घाट का मेला जो है ये भी कैटल फेयर ही है और ये लगता है बलिया में। ददरी घाट जो गंगा का घाट है वहाँ पे ये लगता है। तो यहाँ तक हमने कुछ जो फेयर्स हैं अलग अलग क्षेत्रों की उन्हें देखा, उनकी लोकेशन देखी और भी ये जो बातें हैं जारी रहेंगी, फैक्ट आगे जारी रहेंगे। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।